नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एडुटेरिया के समर्पण सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं समर्पण सीरीज का टेस्ट नंबर 8 को। यह जो टेस्ट है वो बीपीएससी 71st प्रीलिम्स एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस टेस्ट में आपको टोटल 150 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल 150 प्रश्न हैं और यह प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के होंगे। लेकिन हम लोग जो है इस वीडियो के माध्यम से हिंदी मीडियम के सेट को बनाएंगे, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट जो भी बीपीएससी 71st का इंग्लिश मीडियम एग्जाम देना चाहते हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो पीडीएफ है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम का जो आपका पीडीएफ है वो हम लोग टेलीग्राम पे आपको दे देंगे और टेलीग्राम का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो अभी इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सेट 1 से लेकर 7 तक हम लोग अलग अलग वीडियो में कवर कर चुके हैं, जो कि आपको हमारे चैनल पर विजिट कीजिए स्टडी लूप। वहाँ एक बीपीएससी 71st टेस्ट सीरीज करके चैनल होगा, एक प्लेलिस्ट बना होगा, ठीक है। वहाँ पे आपको एडुटेरिया के अलावा खान सर का और सभी जो है पब्लिकेशन का आपको सेट अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए टेस्ट नंबर 8 हम लोग डिस्कस करते हैं आपका एडुटेरिया का समर्पण सीरीज का। तो टेस्ट नंबर 8 का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जो है मूल राशियां हैं। मूल राशियां कौन कौन सी है वो आपको बताना है। तो मूल राशियां जो है कितने प्रकार की होती है दोस्तों, वो होती है लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रता, ठीक है। तो इसमें जो है आपका लंबाई, समय और द्रव्यमान ये आपका जो है एक मूल राशियाँ हैं। ताप और पदार्थ की मात्रा जो है वो भी आपका मूल राशियां हैं। विद्युत धारा और ज्योति तीव्रता भी आपका मूल राशियां हैं, यानी कि उपरोक्त में से एक से अधिक जो है आपके मूल राशियां हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मूल भौतिक राशियां जो है कितनी प्रकार की होती है, 7 प्रकार की होती है। तो 7 प्रकार में आपका जो है वो देखिए दिया हुआ है, 7 प्रकार का नाम 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। जो 7 प्रकार की है वो होती है आपकी मूल भौतिक राशियाँ। सो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से एक से अधिक राइट आंसर होगा पहला नंबर के प्रश्न का। दूसरा नंबर का प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। पहला आपका कथन दिया हुआ है कि 1 पिकोमीटर में 10⁻⁻12 मीटर होता है। तो ये आपका कथन सही है दोस्तों। 1 पारसेक में आपका 3.08 × 10⁻16 मीटर होता है। ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है। तो दोनों में से दोनों कथन आपका सही हो जाएंगे। तो 1 और 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरे नंबर के प्रश्न का, ठीक है। और बताना है आपको, कमेंट में आंसर देके बताइए कि 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। तो 1 प्रकाश वर्ष बराबर आप जान लीजिए 9.467 × 10⁻15 मीटर जो होता है वो 1 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, ठीक है। और 1 मील के बराबर 1760 गज होते हैं और 1760 गज बराबर आपके क्या हो जाते हैं 1.6 किलोमीटर हो जाते हैं, ठीक है। अगर उसको आप मीटर में कीजिएगा तो 1609 मीटर आएगा 1 मील के बराबर। और जान लीजिए कि आपका 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर कितना होता है, वो 10⁻10 मीटर होता है। तीसरा नंबर का प्रश्न देखिए, क्या ये सभी आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री से जो भी रिलेटेड प्रश्न होंगे ये आपके 150 प्रश्न वो पूछे जाएंगे, ठीक है, इस सेट में। तो शक्ति का एसआई मात्रक है। तो शक्ति का एसआई मात्रक होता है जूल पर सेकंड होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा, शक्ति का एसआई मात्रक। दूसरा नंबर का प्रश्न देखिए, उसके बाद 3 के बाद 4 नंबर का प्रश्न क्या है कि सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलान करें। सूची 1 में आपको मात्रक दिया हुआ है और सूची 2 में राशियाँ, तो एक दूसरे से आपको मिलान करना है, ठीक है। तो पहला आपका क्या है कि ओम मीटर। तो ओम मीटर का राशि क्या हो जाएगा दोस्तों, वो होगा आपका विद्युत प्रतिरोधकता, यानी कि ए का 3 हो जाएगा। दूसरा है आपका एम्पियर। एम्पियर क्या हो जाएगा, वो विद्युत धारा का, ठीक है। और तीसरा है आपका डॉप्सन। डॉप्सन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ओजोन परत की मोटाई, ठीक है। राशियाँ इसका क्या है, ओजोन परत की मोटाई। और क्यूसेक है जल का बहाव, ठीक है। इस प्रकार से 3, 4, 2, 1 जो है आपका सही मिलान है। सो ऑप्शन नंबर आपका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर के प्रश्न का। और कुछ जैसे मात्रक और राशियाँ देख लीजिए, जैसे कि पास्कल। पास्कल का राशि क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका दाब हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आप डेसिबल के बारे में सुने होंगे, डेसिबल वो ध्वनि की प्रबलता। जूल जो हो जाएगा वो आपका कार्य का ऊर्जा हो जाएगा। वोल्ट जो हो जाएगा उसका राशि होगा विभवांतर होगा। हर्ट्ज जो होगा उसका राशि आवृत्ति होगा, ठीक है। और ओम मीटर जैसा कि आप देखें वो होगा विद्युत प्रतिरोधकता। सो ऑप्शन नंबर ए 4 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न देखिए कि हाइग्रोमीटर मापन उपकरण है। तो हाइग्रोमीटर जो मापन उपकरण है वो क्या चीज़ मापता है, वो मापता है वायुमंडलीय आर्द्रता का जो है मापन उपकरण है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका वायुमंडलीय आर्द्रता का राइट आंसर हो जाएगा 5 नंबर के प्रश्न का।
और देख लीजिए कि दूध की शुद्धता जो है वो किससे मापते हैं, वो लैक्टोमीटर से मापते हैं। ठीक है, दूध की शुद्धता जो लिखा हुआ है वो लैक्टोमीटर से। और वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व का, तो वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व का जो है वो हाइड्रोमीटर से, किससे, हाइड्रोमीटर, हाइग्रो नहीं हाइड्रो। ठीक है, हाइड्रोमीटर से जो है वो वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व का। और वर्षा मापक यंत्र का क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा यूडोमीटर, वर्षा मापक यंत्र। इस प्रकार से वायुमंडलीय आर्द्रता का हाइग्रोमीटर मापन उपकरण है। ऑप्शन नंबर सी 5 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है। इसके साथ साथ जो है आप इसके ऑप्शन का भी कुछ आंसर देख लिए कि इसका क्या होगा। ठीक है, 7वां नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि निम्न में से कौन सदिश राशियां हैं। तो सदिश राशियां क्या किसे कहते हैं वो आपको पहले पता रहना चाहिए कि सदिश राशियां क्या होता है। जिस भौतिक राशि में मात्रा यानी कि परिमाण तथा दिशा दोनों निहित होते हैं उन्हें हम लोग सदिश राशि यानी कि इंग्लिश में हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी में कौन कौन से उदाहरण आ जाएंगे, वेग आ जाएंगे, बल आ जाएंगे, संवेग आ जाएंगे। ठीक है, ये सभी आ जाएंगे। यानी कि कौन सदिश राशियां हैं इसमें, तो सदिश राशियां इसमें आपका बल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 2 प्रकार की राशियां होती है, एक सदिश होती है, एक अदिश होती है। तो सदिश राशि को इंग्लिश में वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं और अदिश राशि को हम लोग इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, आपका जो है वो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। 7वां नंबर का प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से कौन से कथन सही है वो आपको बताना है। 3 कथन दिया हुआ है। पहला है आपका कि बस के अचानक चलने पर उसमें खड़ा यात्री आगे की ओर जड़त्व के कारण गिरने लगता है। ठीक है, तो ये आपका जो है स्टेटमेंट है वो सही नहीं है दोस्तों। कारण क्यों है कि बस के अचानक चलने पर यात्री के शरीर का जो है निचला भाग जो है बस के संपर्क में होने के कारण जो है तुरंत गति में आ जाता है, जबकि उसके शरीर का ऊपरी भाग जड़त्व के कारण अस्थिर रहने का प्रयास करता है। इस प्रकार शरीर का ऊपरी भाग जो है निचले भाग से पीछे रह जाता है और यात्री जो है पीछे की ओर गिर जाता है। ये आपका कारण है, तो इसके लिए आपका पहला जो है वो फॉल्स हो जाएगा। दूसरा है कि गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर संवेग शून्य करने के लिए खींच लेता है। ये आपका कथन सही है दोस्तों, जो है वो संवेग शून्य करने के लिए खींच लेता है। कारण यह है कि तेज गति से आती हुई जो गेंद का संवेग होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, अधिक होता है, इसलिए उसे रोकने के लिए संवेग को शून्य तक कम करना होता है और गेंद पकड़ते समय हाथ पीछे की ओर खींचने के कारण खिलाड़ी का संवेग शून्य करने के लिए अधिक समय मिल जाता है खिलाड़ी को और उसे चोट भी नहीं लगती है। यह जो है आपका स्टेटमेंट ये ट्रू है। तीसरा नंबर है कि बंदूक से गोली छूटते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को आगे की ओर झटका लगता है। तो यह जो है आपका कथन जो है वो गलत है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो गोली जितने बल से आगे की ओर गतिशील होती है वो उतना ही बल बंदूक पर प्रतिक्रिया स्वरूप पीछे की ओर आरोपित करती है। तो व्यक्ति को बंदूक के झटके का रूप में अनुभव होता है और जो है वो आगे की ओर झटका नहीं, वो पीछे की ओर लगता है। इस कारण से तीसरा स्टेटमेंट भी फॉल्स है। तो पहला और तीसरा फॉल्स होगा, दूसरा जो है स्टेटमेंट ट्रू है। तो केवल 2 सही है, सो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 7 नंबर के प्रश्न का। 8 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं। ठीक है, तो पहला आपका कथन क्या है कि ग्रहीय पिंडों की परिक्रमा गति में अपकेंद्रीय बल प्रभावी होता है। ठीक है, तो ये आपका जो है स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है दोस्तों। अपकेंद्रीय बल क्या है, उसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रीपेट। ठीक है, सेंट्रीपेट बल। तो वृत्तीय पथ पर गतिशील पिंड पर कार्यरत विभिन्न बलों में एक बल की दिशा सदैव केंद्र की ओर होती है, जिसे हम लोग अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल। और इस बल के अभाव में वृत्तीय गति संभव नहीं है। वृत्तीय पथ पर गतिशील जो है पिंड पर एक अपकेंद्रीय त्वरण उत्पन्न होता है जिसकी दिशा जो है केंद्र की ओर होती है। और अपकेंद्रीय बल को क्या कहा जाता है, उसे सेंट्रीफ्यूगल बल कहा जाता है। ये आपका पहला स्टेटमेंट फॉल्स है। दूसरा है कि वॉशिंग मशीन तथा दूध से मक्खन निकालने की मशीन अभिकेंद्रीय बल पर क्रियाशील होती है। तो अभिकेंद्रीय बल पर जो है क्रियाशील नहीं होती दोस्तों, ये अभी आपका जो है ये है सेंट्रीफ्यूगल बल पर जो है क्रियाशील होती है। इस कारण आपका दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है। कार या बस द्वारा वक्रीय पथ पर मुड़ते समय आवश्यक अभिकेंद्रीय बल जो है केंद्र से विपरीत दिशा में काम करते हैं। तो ये जो है आपका स्टेटमेंट ये भी जो है आपका फॉल्स है दोस्तों। ठीक है, तो इनमें से कोई भी जो है वो सही नहीं है। ठीक है, कार या बस द्वारा वक्रीय पथ पर मुड़ते समय आवश्यक अभिकेंद्रीय बल टायर और सड़क की सतह से उत्पन्न घर्षण बल से प्राप्त होता है। इस कारण से तीसरा स्टेटमेंट भी फॉल्स है। तो इनमें से कोई भी कथन जो है वो सही नहीं है, सभी जो कथन है वो गलत दिया हुआ है। ठीक है,
सभी एक दूसरे को जो है स्टेटमेंट में मिला दिया गया है। अब केंद्रीय बल का मिला दिया गया है, अब केंद्रीय बल से अभी केंद्रीय का, अब केंद्रीय से ऐसे मिला दिया गया, ठीक है। कोई भी आपका स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। किसी सतह पर स्थित अवस्था में रखी हुई वस्तु और उस सतह के मध्य लगने वाला घर्षण बल को गतिमान घर्षण बल कहते हैं। तो ये आपका जो है स्टेटमेंट जो है वो आपका फॉल्स है दोस्तों। पहला जो है आपका फॉल्स है, ठीक। दूसरा है कि स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को सीमांत घर्षण बल कहते हैं, ये आपका सही है। तीसरा है कि घर्षण के कारण ऊर्जा का क्षय नहीं होता, ये भी आपका स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो पहला जो है आपका फॉल्स है, दूसरा और तीसरा सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। केवल 2 और 3 जो है वो सही है। नेक्स्ट 10वां नंबर का प्रश्न कि न्यूटन की गति का पहला नियम जाना जाता है। तो न्यूटन की गति का पहला नियम जो है वो जड़त्व के नियम का जाना जाता है। तो जड़त्व का नियम ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसे जो है जड़त्व का नियम यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया भी इंग्लिश में कहते हैं, आप जान लीजिए। ऊर्जा के रूपांतरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो ऊर्जा के रूपांतरण के संबंध में तो पहला जो है आपका कि सितार जो है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में उत्पन्न करता है, तो ये आपका सही है। दूसरा है विद्युत चुंबक जो है विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में स्थानांतरित करता है, ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। और ऊंचाई से गिरते पत्थर की ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में करते हैं, ये आपका जो है वो फॉल्स है दोस्तों। ये आपका जो है स्थितिज ऊर्जा को जो है गतिज ऊर्जा में, ठीक है। गतिज ऊर्जा को स्थैतिक ऊर्जा में नहीं, स्थैतिक ऊर्जा को गतिक ऊर्जा में होगा। इस कारण से आपका तीसरा जो है फॉल्स हो जाएगा। जो सही नहीं है वो ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। न्यूटन के अनुसार 2 पिंडों के मध्य प्रभावी आकर्षक बल है। तो आकर्षण बल वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार जो है किन्हीं 2 पिंडों के मध्य प्रभावी आकर्षण बल यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल उन 2 पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तथा उन 2 पिंडों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये जो है आपका जो है दोनों जो है आपका कथन सही है। एक पिंडों के मध्य द्रव्यमानों के गुणनफल का समानुपाती और दोनों पिंडों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर के प्रश्न का। 13 है कि 2 उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं तो चक्कर लगा रहे हैं तो उनके जो वेग होंगे वो क्या होंगे, वो एक समान होंगे। सो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा 13 नंबर के प्रश्न का। 14 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जो है केशिकत्व सिद्धांत पर कार्य करता है। केशिकत्व इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैपिलैरिटी, ठीक है। कैपिलैरिटी सिद्धांत पर कार्य करता है। तो उसमें जो है एक से अधिक जो है वो कार्य करते हैं। कौन कौन से करते हैं कार्य कि स्याही में डुबोकर लिखने वाले पेन की नीब की नोक के मध्य एक लंबा कटा हुआ भाग एक केश नली की तरह कार्य करता है, ठीक है। और पेन को स्याही को डुबोने पर कुछ स्याही केश नली में चढ़ जाती है जिससे कुछ देर तक लिखना संभव हो जाता है, ठीक है। तो स्याही में डुबोकर लिखने वाला पेन एक हो जाएगा। लालटेन की मिट्टी का तेल धागे के मध्य बनी केश नालियों द्वारा ऊपर चलता है, ठीक है। तो लैंप की बाती भी हो जाएगा। और तीसरा है कि आपका मोमबत्ती का पिघला हुआ मोम जो है मोमबत्ती के भीतर लगे धागे के मध्य बनी केश नालियों से ऊपर चढ़कर जलता है। और स्याही सूखने में प्रयुक्त सोख्ता कागज से बने पोर्स के तत्व की प्रक्रिया द्वारा स्याही सुखाने का भी कार्य करते हैं। तो आपका जो है एक से अधिक जो है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका केशिकत्व सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। कौन कौन कार्य करता है आपका, एक है बलट के पेपर पर स्याही को सोखना, लैंप की बाती और स्याही में डुबोकर लिखने वाला पेन, ये तीनों जो है केशिकत्व सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो ये आपका इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड प्रश्न है। तो आपको जो है टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। सयांता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं। सयांता से संबंधित, तो सयांता यानी कि हम लोग इंग्लिश में इसको हम लोग क्या कहते हैं, विस्कोसिटी। तो पहला है आपका कि एक आदर्श तरल अथवा द्रव की सयांता जो है शून्य से अधिक होता है। तो ये आपका जो है स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। एक आदर्श तरल अथवा द्रव की जो है सयांता शून्य होती है, ठीक है। इस कारण से पहला स्टेटमेंट फॉल्स है। दूसरा है कि द्रवों की अपेक्षा में गैसों में सयांता बहुत कम होता है। ये आपका स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है दोस्तों। द्रवों की अपेक्षा में गैसों में सयांता यानी कि विस्कोसिटी बहुत कम होता है। ताप बढ़ने पर द्रवों की सयांता घट जाती है परंतु गैसों की बढ़ जाती है, ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है। इस कारण से केवल 2 और 3 सही कथन है। ऑप्शन नंबर बी 15 नंबर के प्रश्न का विस्कोसिटी से रिलेटेड सही आंसर होगा। 16 नंबर का प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन जो है बर्नौली प्रमेय के
सिद्धांत पर निर्भर है? तो इनमें से कौन कौन से जो बर्नौलीज थ्योरम के सिद्धांत पर निर्भर है? पहला है कि क्रिकेट गेंद का स्विंग होना, तो क्रिकेट गेंद का स्विंग जो ना है वो आपका सही है दोस्तों। तेज आंधी में टीन शेड का उड़ना, ये भी आपका जो है बर्नौली प्रमेय पर निर्भर करता है। और तेज गति से गतिमान रेलगाड़ी के प्लेटफॉर्म के निकट खड़े होने पर गिरने का जोखिम, ये भी आपका जो है बर्नौली प्रमेय पर निर्भर करता है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक जो है बर्नौली प्रमेय पर निर्भर करता है। सो ऑप्शन नंबर डी 16 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं, आपको 17 नंबर का बताना है। तो पहला है कि द्रव में अत्यंत घुलनशील अशुद्धियाँ मिलाई जाए तब द्रव का पृष्ठ जो तनाव बढ़ जाता है। ठीक है, मिलाई जाए तो द्रव का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। ठंडे सूप की तुलना में गर्म सूप का पृष्ठ तनाव कम होने के कारण वो आसानी से जीभ पर फैल जाता है और अधिक स्वादिष्ट लगता है, ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहला और दूसरा जो है सही कथन है। सो ऑप्शन नंबर सी 17 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं। तो पहला है कि प्रत्यास्था की सीमा के अंदर अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य जो है विकृति का अनुपात यंग प्रत्यास्था गुणांक को दर्शाता है, तो ये आपका स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। दूसरा है कि प्रत्यास्था की सीमा के अंदर अभिलंब प्रतिबल तथा आयतन विकृति का अनुपात आयतन प्रत्यास्था गुणांक को दर्शाता है, तो ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है। तो प्रत्यास्था से रिलेटेड जो है दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी 18 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न देखिए कि ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है। तो ध्वनि का तारत्व जो है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो आवृत्ति यानी कि उसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। तो फ्रीक्वेंसी यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जिसकी जितनी फ्रीक्वेंसी अधिक होगी तारत्व उतना ही हाई होगा। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन से कथन सही है वो आपको बताना है। ठीक है, 4 आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है, 4 में से कौन कौन से स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो प्रकाश जो है एक अनुदैर्ध्य तरंग है, ये आपका स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है दोस्तों। प्रकाश जो है वो एक अनुदैर्ध्य तरंग नहीं है, वो एक अनुप्रास तरंग का उदाहरण है, प्रकाश तरंग है। इस प्रकार से पहला फॉल्स है। दूसरा है कि ध्वनि तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो ध्वनि तरंग जो है वो एक अनुप्रस्थ तरंग नहीं है दोस्तों, ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है, तो ये आपका ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य हो जाएगा, प्रकाश अनुप्रास्थ हो जाएगा। इस प्रकार से आपका दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है। तीसरा देखिए अनुप्रस्थ तरंग में तरंग गति की दिशा माध्यम के कारण कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है, ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है कि अनुप्रस्थ तरंग में जो है तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है। और अनुदैर्ध्य तरंग में तरंग के गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के अनुदिश होती है। ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं आपके और पहला दूसरा फॉल्स है। तो 3 और 4 केवल सही है। ऑप्शन नंबर डी 20 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं वो आपको बताना है। तो पहला है कि अपस्रव तरंग की आवृत्ति जो है 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है। तो अपस्रव की जो आवृत्ति जो है वो क्या होता है दोस्तों, अपस्रव तरंग यानी कि इन्फ्रोन्सिक वेव। तो ये आपका जो है स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। ठीक है, अपस्रव की आवृत्ति जो है 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक नहीं होती है। श्रव्य तरंगे की आवृत्ति जो है 20 हर्ट्ज से कम होता है। तो श्रव्य तरंगे की आवृत्ति जो है वो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, तो ये भी आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, तो इसका जो है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, ये आपका स्टेटमेंट जो है वो आपका ट्रू है। तो पहला और दूसरा जो है आपका गलत कथन है, तीसरा जो है सही कथन है। सो केवल 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 नंबर के प्रश्न का। 22 नंबर का प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन से माध्यम में ध्वनि का चाल सबसे अधिक होता है। तो ध्वनि का चाल जो है सबसे अधिक किस में होता है, वो होता है एल्युमिनियम में। तो एल्युमिनियम जो कि एक ठोस पदार्थ है, तो ठोस में जो है एल्युमिनियम सबसे अधिक इसका चाल होता है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका एल्युमिनियम राइट आंसर हो जाएगा। चाल जो है इसका कितना होता है, 6420 मीटर पर सेकंड होता है दोस्तों। ठीक है, एल्युमिनियम है ध्वनि का चाल।
23 नंबर का प्रश्न है कि 40 डिग्री सेल्सियस का मान जो फ़ारेनहाइट स्केल में है, तो 40 डिग्री सेल्सियस तापमान का जो फ़ारेनहाइट स्केल में क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। आप इसको सॉल्व कीजिए कि 104 डिग्री फ़ारेनहाइट किस प्रकार से आता है। डिग्री सेल्सियस को जो फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए इसका एक फार्मूला है। सो ऑप्शन नंबर आपका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न देखिए, ऊष्मा किस विधि द्वारा बिना किसी माध्यम से सीधी किरणों के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है। ठीक है, तो किस प्रक्रिया के द्वारा, वो विकिरण के द्वारा, यानी कि हम लोग इसे कहते हैं रेडिएशन यानी कि विकिरण। विकिरण विधि में जो है ऊष्मा बिना किसी माध्यम के सीधे किरणों के रूप में एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान तक पहुंचती है। सो आपका जो है राइट आंसर सी हो जाएगा 24 नंबर के प्रश्न का। 25 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है आपका, कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, आपको उस कथनों पर विचार करके बताना है। 25 नंबर के प्रश्न, प्रकाश के अपवर्तन के कारण आकाश एवं समुद्र का रंग जो है नीला प्रतीत होता है। ये आपका स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाएगा। प्रकाश अपवर्तन यानी कि एग्जाम्पल ऑफ जो है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है सूर्यास्त से कुछ समय पहले तथा सूर्यास्त के कुछ समय बाद जो है सूर्य का दिखाई देना, द्रव में अस्थिरता डूबी हुई सीधी छत टेढ़ी दिखाई पड़ती है, इसका उदाहरण है, ना कि जो है वो आकाश का जो है वो और समुद्र का रंग नीला प्रतीत होने का कारण है। तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश में तारे टिमटिमाते दिखाई पड़ते हैं, तो वो आपका प्रकाश के प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण जो है वो आकाश का नीला रंग और समुद्र का नीला रंग प्रतीत होता है। तो ये भी आपका स्टेटमेंट फॉल्स है दोस्तों। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है वो आकाश एवं समुद्र का रंग जो है नीला प्रतीत होता है, ये आप जान लीजिए। इस प्रकार से आपका ना ही पहला स्टेटमेंट सही है ना ही दूसरा सही है। सो उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी 25 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक रंग कौन सा है, तो प्राथमिक रंग जो है अन्य रंगों के मिश्रण से प्राप्त नहीं होता है, उसे हम लोग प्राथमिक रंग कहते हैं। तो इसमें जो है आपका रेड होता है, ग्रीन होता है और ब्लू होता है। कौन कौन, रेड, ग्रीन और ब्लू, ये तीन जो है प्राथमिक रंग होते हैं। सो ऑप्शन नंबर आपका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा 26 नंबर के प्रश्न का। और द्वितीयक रंग किसे कहते हैं, जो प्राथमिक रंग के मिश्रण से प्राप्त रंग को द्वितीयक रंग कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है पीला, मेजेंटा, ये सब मोर पंखी, नीला, पीकॉक ब्लू या केयन जो है ये सभी द्वितीयक रंग में आते हैं। इस प्रकार से प्राथमिक रंग में लाल, हरा और नीला। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 26 नंबर के प्रश्न का। 27 नंबर का प्रश्न देखिए कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसके गुणों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो आवृत्ति जो है अपरिवर्तित रहती है तथा चाल व तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन होता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी 27 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न देखिए, इनमें से कौन से कथन सही हैं। जो सही कथन है कि लाल रंग का अपरिवर्तनांक जो है बैंगनी रंग से कम होता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ये आपका स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है 28 नंबर के प्रश्न का। 29 नंबर का प्रश्न देखिए कि जब कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर भी वेग से गतिमान हो तो भी वेग से गतिमान हो तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब जो है 2 भी वेग से गति करता हुआ प्रतीत होता है। इस प्रकार से आपका जो है राइट आंसर ए हो जाएगा, उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब 2 भी वेग से गति करता हुआ प्रतीत होगा। 29 नंबर का आपका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न है कि किसी गोलीय दर्पण के लिए प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे आवर्धन यानी कि मैग्नीफिकेशन कहते हैं। तो मैग्नीफिकेशन या आवर्धन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 30 नंबर के प्रश्न का। 31 नंबर का प्रश्न है, सूची 1 में दृष्टि दोष और सूची 2 में आपका जो है कारण दिया हुआ है। तो मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष, इसका जो है आपका कारण क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नेत्र लेख और रेटिना के मध्य जो है फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो आपका जो है एक का आपका 2 हो जाएगा। दूसरा है कि हाइपरोपिया यानी दूर दृष्टि दोष, वो हो जाएगा नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य जो है फोकस दूरी कम हो जाती है। जरा दृष्टि दोष, तो जरा दृष्टि दोष जो होता है वो नेत्र लेंस की लोचशीलता कम हो जाने के कारण और अभिमुखता जो है वो आपका अनिश्चित दूरी पर स्थित परस्पर लंबवत रेखाओं को स्पष्ट रूप से देख नहीं पाता है। इस प्रकार से आपका ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3 यानी ऑप्शन नंबर आपका जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 2, 1, 4, 3 दिया हुआ है 31 नंबर के प्रश्न का। 32 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से कितने कथन सही है वो आपको बताना है।
तो पहला कथन क्या है कि अपवर्तन के नियम के अनुसार आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर अभिलंब दोनों एक समतल में होते हैं। तो ये आपका कथन जो है वो आपका सही है। दूसरा है आपका कि जब प्रकाश का अपवर्तन निर्वात से किसी माध्यम हो तो उसका अपवर्तनांक पूर्ण जो है आंतरिक परावर्तन कहलाता है। तो ये आपका जो है स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। क्रांतिक कोण संघन माध्यम से बना हुआ आपतन कोण होता है जिसके लिए विरल माध्यम से अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये आपका कथन सही है। लास्ट है चौथा नंबर का कथन देखिए कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए तो निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो ये आपका स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। निरपेक्ष अपवर्तनांक यानी कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, जब प्रकाश का अपवर्तन निर्वात से किसी माध्यम जैसे द्रवों में हो तब अपवर्तनांक जो है निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। तो ये आपका स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाएगा। तो 4 नंबर का जो है केवल 1 और 3 जो है सही कथन है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 नंबर के प्रश्न का। 33 नंबर का प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से सही हैं। तो ट्रू स्टेटमेंट कौन से वो आपको बताना है 33 नंबर के प्रश्न का। कि पहला है उत्तल दर्पण का उपयोग जो है सर्च लाइट एवं वाहनों की हेडलाइट में किया जाता है। तो ये आपका स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है दोस्तों। किस लेंस का उपयोग हम लोग जो है करते हैं दोस्तों वो आपको बताना है, फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए। दूसरा है कि अवतल दर्पण का उपयोग वाहनों में साइड मीटर के रूप में होता है। ये भी आपका जो स्टेटमेंट फॉल्स है। तीसरा है कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। ये आपका स्टेटमेंट जो है ट्रू है। उत्तल दर्पण को जो हम लोग अपसारी दर्पण यानी कि डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। इस प्रकार से सी इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि सही कथन है। 34 नंबर है कि आकाश में इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। तो आकाश में इंद्रधनुष जो है पहला सूर्य के प्रकाश का परावर्तन अथवा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है। सूर्य प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है और सूर्य प्रकाश का अपवर्तन के कारण बनता है। यानी कि उपयुक्त में से ऑल जो सभी रीजन है इसके कारण जो है आकाश में इंद्रधनुष बनता है। सो 34 नंबर का डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। तो सत्य कथन कौन सा है, वस्तु का बड़ा या छोटा प्रतिबिंब बनना रेटिना पर निर्भर करता है। ये आपका कथन जो है वो फॉल्स है दोस्तों। दूसरा है किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है रेटिना पर 10 सेकंड तक बना रहता है। ये भी आपका स्टेटमेंट जो है फॉल्स है दोस्तों। किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर लगभग जो 1/10 सेकंड तक बना रहता है। तो ना ही पहला सही है ना ही दूसरा सही है। तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी 35 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न देखिए कि सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रयोग किया जाता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस को उपयोग करते हैं। सो 36 नंबर का ए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। सरल सूक्ष्मदर्शी को हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है 37 नंबर के प्रश्न में कि एम मीटर को वोल्ट मीटर बदलने के लिए समानांतर क्रम में लगे निम्न प्रतिरोध के जगह श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है 37 नंबर के प्रश्न का। 38 यदि किसी तार पर त्वरित विद्युत गिर जाए तो त्वरित विद्युत गिर जाए तो क्या हो जाएगा, तो कार के अंदर व्यक्ति जो है वो सुरक्षित रहेंगे। ये आपका स्टेटमेंट जो है वो ट्रू रहेगा। 39 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं। तो पहला है कि ओम के नियम के अनुसार दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल यानी कि एफ फोर्स उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो ये आपका स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है दोस्तों। कूलम के नियम के अनुसार चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये भी आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। तो ना ही पहला कथन सही है ना ही दूसरा कथन सही है। तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी 39 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन जो है प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो है वो किसे कहते हैं पहले वो आपको जानना है। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ को इंग्लिश में हम लोग डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा या फिर कम चुंबकीय क्षेत्र की ओर चुंबकित हो जाते हैं या फिर चुंबक के निकट लाए जाने पर प्रतिकर्षित होते हैं। तो वे जो है प्रतिचुंबकीय पदार्थ यानी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं। तो चांदी और जस्ता जो है वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए 40 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 है कि निम्नलिखित में से कौन सही है। तो निम्नलिखित में से कौन सही है वो आपको बताना है। तो पहला है कि रेडियो एक्टिविटी जो है मैडम क्यूरी किए थे। तो मैडम क्यूरी जो है वो रेडियो
वास्तविकता तक नहीं किए थे दोस्तों। इसके जो हेनरी बेकरेल किए थे वो आपका सही नहीं है, गलत है। परमाणु संरचना के जॉन डाल्टन नहीं दोस्तों, नील बोर एवं रदरफोर्ड किए थे, तो ये आपका फॉल्स है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के न्यूटन किए थे, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के अल्बर्ट आइंस्टीन किए थे इसके, तो ये भी फॉल्स है। नाभिकीय रिएक्टर एनरिको फर्मी इनके जो है सही है, इनके वैज्ञानिक है। तो नाभिकीय रिएक्टर के एनरिको फर्मी जो है 1942 ईस्वी में जो है इसके जो है खोज किए थे। सो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा 41 नंबर के प्रश्न का। 42 से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक संरचना वाले पदार्थ जिनके इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में विद्यमान होते हैं तथा सामान्य ताप पर जिनकी विद्युत चालकता चालकों एवं अचालकों के मध्य होती है, तो अर्धचालक कहलाते हैं। तो ये आपका जो है कथन सही है। नैज अर्धचालकों की विद्युत चालकता बहुत कम होती है और इन्हें अधिक उपयोगी बनाने के लिए इनमें कुछ अशुद्धियों को मिलाया जाता है, तो ये भी आपका कथन सही है। तो 1 और 2 दोनों राइट आंसर हो जाएगा। तो 42 नंबर का आपका सी इसका करेक्ट आंसर है, 1 और 2 दोनों कथन। अति चालक वे तत्व होते हैं, तो अति चालक वे तत्व होते हैं जो बहुत कम ताप पर इनका प्रतिरोध घटाकर शून्य हो जाता है, अति चालक वे तत्व होते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 43 नंबर के प्रश्न का। 44 से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का पहचान करना है। तो पहला है कि डायोड का निर्माण जो है जर्मेनियम तथा सिलिकॉन से किया जाता है, तो ये आपका जो है कथन सही है। दूसरा है कि ट्रांजिस्टर पी एवं एन प्रकार अर्धचालकों से निर्मित इलेक्ट्रॉनिक युक्त है, तो ये भी आपका सही कथन है। तो 1 और 2 दोनों सही कथन हो जाएगा। तो 44 नंबर का सी राइट आंसर है। 45 है सूची 1 में आपका कण दिया हुआ है और सूची 2 में खोजकर्ता दिए हुए हैं, तो कण और खोजकर्ता से आपको सही मिलान करना है। तो इलेक्ट्रॉन के खोज कौन किए थे, जे थॉमसन। न्यूट्रॉन के खोज कौन किए थे दोस्तों, आपका जेम्स चैडविक। और प्रोटॉन के गोल्डस्टीन, ठीक है। और पॉजिट्रॉन के आपका एडरसन। इस प्रकार से सही मिलान है। तो ए का 3, बी का 1, सी का 2। तो ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। ऑप्शन नंबर ए 45 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 46 नंबर का प्रश्न। देखिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन आपका सही है गलत है वो आपको बताना है। लिडार एक रिमोट सेंसिंग की एक प्रणाली है, तो लिडार जो है एक रिमोट सेंसिंग की प्रणाली है, आपका सही है। और इसमें जो है एयरबॉर्न पद्धति द्वारा एकत्र की गई सूचनाओं का प्रयोग पृथ्वी के आकार तथा सतह संबंधी गुणों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया जाता है, तो ये भी आपका कथन सही है। और जो कथन 2 जो है कथन 1 का सही कारण भी है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए 46 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, यानी कि यह एसर्शन और रीजन से संबंधित प्रश्न था। 47 है कि निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। तो कौन सही नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं जो है वो सही नहीं है, सभी जो है सही है, ठीक है। सभी स्टेटमेंट सही है, कोई भी फॉल्स नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आइंस्टीन के सापेक्षिकता का सिद्धांत के अनुसार आइंस्टीन के सापेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार जो है द्रव्यमान और ऊर्जा एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। इंटरडिपेंडेंस होते हैं द्रव्यमान और ऊर्जा एक दूसरे पर। निम्नलिखित में से कौन सा सही है 49 नंबर के प्रश्न का। तो आकाश में कुल जो है 89 तारामंडल हैं, वो स्टेटमेंट आपका जो है सही है। बाकी जो है आदि तारा प्रकाश उत्सर्जित करता है, ये फॉल्स है। तारा हाइड्रोजन और मीथेन से बना, ये भी फॉल्स है। और कृष्ण छिद्र अपने पृष्ठ से केवल प्रकाश का पलायन होने देते हैं, ये भी फॉल्स है। सही कथन है कि आकाश में कुल 89 तारामंडल हैं। भारतीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये दोस्तों कहाँ स्थित है कमेंट में आंसर दीजिए। तो ये लखनऊ में, यूपी में स्थित है, लखनऊ। ऑप्शन नंबर सी 50 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। 51 है कि निम्नलिखित में से कौन रसायन विज्ञान के जनक हैं। तो रसायन विज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है, वो है लेवाइसियर। कौन है, लेवाइसियर को रसायन विज्ञान के जनक कहा जाता है। सो 51 नंबर का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 है कि निम्नलिखित में से कौन तत्व पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व का नाम है दोस्तों ऑक्सीजन, जो कि 46.60% है। उसके बाद सिलिकॉन का नंबर आता है 27.72% के साथ, ठीक है। तो ऑक्सीजन यानी ऑप्शन नंबर सी 52 नंबर का करेक्ट आंसर होगा। 53 है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस ग्लोबल वार्मिंग के योगदान में नहीं है, करती है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के योगदान नहीं करती है। तो ग्लोबल वार्मिंग का योगदान जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो नहीं करती है वो गैस। सो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। अवोगाद्रो का नियम क्या कहलाता है। तो अवोगाद्रो का नियम यही कहता है कि समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। सो 54 नंबर का ये राइट आंसर होगा। 55 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथनों का चुनाव जो है दिए गए कूट की सहायता से कीजिए।
तो पहला है कि तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन डुबे राइनर के द्वारा किया गया था, तो ये आपका कथन सही है। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम जो है न्यूलैंड्स ने दिया था, ये भी आपका सही है। तो दोनों कथन जो है वो आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 56 है कि तत्वों के गुण एवं उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, तत्वों के गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। तो यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो यह नियम जो है मेंडलीव ने प्रतिपादित किया था कि तत्वों के गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो विद्युत ऋणात्मक कौन सा तत्व है वो आपको बताना है। तो उसका नाम है फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन को हवा में जलाने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? तो हाइड्रोजन को अगर हम लोग हवा में जलाएंगे तो हम लोग को जल प्राप्त होगा, तो जल यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल को एक उत्तम विलायक यानी कि सॉल्वेंट माना जाता है, क्योंकि तो जल को एक उत्तम विलायक यानी सॉल्वेंट मानने का कारण है कि इसका डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक जो है वो सबसे अधिक होता है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका 59 नंबर का राइट आंसर होगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से कौन से कथन सही है वो आपको बताना है। तो जल की अस्थायी कठोरता उसमें उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट व क्लोराइड के कारण होता है, तो ये आपका जो है स्टेटमेंट फॉल्स है दोस्तों। जल की जो अस्थायी कठोरता है जल को उबालने से दूर की जा सकती है, और जल की अस्थायी कठोरता उसमें उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होता है, इस कारण से पहला स्टेटमेंट फॉल्स है। और जल की अस्थायी कठोरता उसमें उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है। तो जल की अस्थायी कठोरता उसमें उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है, और जल में बुझा चूना जो है CH2 मिला देने पर अस्थायी कठोरता जो है वो दूर हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो है कौन सा कथन सही है? तो ये भी आपका कथन सही नहीं है। ठीक है, वह जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग देता है उसे कठोर जल कहते हैं, तो वह जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देता है उसे कठोर जल कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका स्टेटमेंट फॉल्स है, तो उपरोक्त में से कोई भी नहीं जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर का डी इसका करेक्ट आंसर है। भारी जल का उपयोग होता है, तो भारी जल का उपयोग किसके लिए करते हैं दोस्तों? इनमें से एक से अधिक काम के लिए किया जाता है, जैसे कि ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को भारी जल यानी कि DTO कहा जाता है। ठीक है, और इसका उपयोग जो है किस किस चीज़ों में किया जाता है? भारी जल का खोज जो है वो जो है एम मर्फी ने किया था, और ड्यूटेरियम में उसके यौगिक जैसे ND3, PD3, CD4 आदि बनाने में भारी जल का प्रयोग करते हैं, तो ये आपका कथन सही है। विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं के सूचक के रूप में किया जाता है, तो ये भी आपका सही है। और नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में भी किया जाता है, ये भी आपका सही है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक जो है उपयोग भारी जल का किया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो लिथियम का जो आपका दिया हुआ है कि आदर्श परिस्थितियों में सर्वाधिक हल्की धातु है जिसे चाकू से नहीं काटा जा सकता है, तो ये आपका स्टेटमेंट सही है। सोडियम हवा में पीले रंग की लौ के साथ जलता है, अतः इसे जो है केरोसिन तेल में डालकर रखते हैं, तो ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है। तो इनमें से दोनों कथन जो है सही हो जाएंगे 62 नंबर के। 62 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर का प्रश्न देखिए कि जिप्सम CaSO4 2H2O को 150 डिग्री सेल्सियस से 160 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर प्राप्त होता है, तो इसको जो है गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा दोस्तों? उसको गर्म करने पर जो है वो H2O और CaSO4 2H2O दोनों प्राप्त होगा। सो ए और बी दोनों ऑप्शन नंबर सी 63 का राइट आंसर होगा। 64 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो हीरा तथा ग्रेफाइट कार्बन के दो शुद्ध क्रिस्टलीय अपरूप हैं, तो ये आपका कथन सही है। प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ हीरा है, ये भी आपका कथन सही है। परमाणु रिएक्टरों में ग्रेफाइट का उपयोग बंधक के रूप में किया जाता है, ये भी आपका जो है स्टेटमेंट सही है। और जो है कोयला, लकड़ी तथा जंतु जो है चारकोल, चिमनी, कालिख, मोम भी कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है, तो ये आपका जो है स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है दोस्तों। ठीक है, इस कारण से जो है आपका 1, 2, 3 जो है सही कथन है, तो 1, 2, 3 यानी ऑप्शन नंबर सी 64 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर का प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। एक है सूची 1 में कोयले के किस्म और दूसरा है कार्बन के आधार पर कोयले के किस्म। तो एंथ्रासाइट जो है वो सर्वोत्तम कोयला माना जाता है। बिटुमिनस जो है समान कोयला माना जाता है। लिग्नाइट जो है भूला कोयला माना जाता है। और पीट जो है वो निर्माणाधीन कोयला माना जाता है। तो इस प्रकार से आपका जो है क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, एंथ्रेसाइट, यानी ए का 4, तो ए का 4 आपका 1 में दिया है, बी में 3, सी का 1 और डी का 2, तो कूट ए इसका करेक्ट आंसर है। एंथ्रेसाइट जो सर्वोत्तम कोयला उसका जो है कार्बन कितना होता है, 90.98% होता है। उसके बाद बिटुमिनस जो होता है आपका सामान्य किस्म का होता है, उसमें जो है कितना होता है, वो होता है आपका 70.85। भूरा कोयला 60.07 और जो है पिट जो है वो 50.60 जो है परसेंटेज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है उसके बाद 65 के बाद 66 नंबर का प्रश्न कि कांच से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन से कथन सही हैं। तो कांच एक यौगिक है, तो ये आपका जो है स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है दोस्तों। ठीक है, दूसरा है कि क्या है कि कांच जो है अतिशीतित द्रव होता है, तो ये आपका कथन सही है। कांच को धीरे धीरे ठंडा करने की क्रिया को कांच का अम्लीकरण कहते हैं, तो नहीं दोस्तों। कांच सिलिका SiO2 सोडियम तथा पोटेशियम धातु से बन मिलकर बनाता है, तो ये भी आपका जो है स्टेटमेंट फॉल्स है दोस्तों। कांच एक मिश्रण है, यौगिक नहीं है। ठीक है, कांच का रासायनिक सूत्र निश्चित नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका केवल 2 कथन सही है। सो ऑप्शन नंबर बी 66 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। 67 के प्रयोगशाला में नौसादर को बुझे चूने के साथ गर्म करने पर बनता है, तो नौसादर को बुझे चूने के साथ गर्म करने पर क्या बनता है, वो अमोनिया बनता है। अमोनिया यानी कि उसे हम लोग NH3 कहते हैं, तो अमोनिया ऑप्शन नंबर ए 67 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। 68 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 68 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं। तो लाल फास्फोरस का उपयोग सलाई, आतिशबाजी और विस्फोटक बनाने में किया जाता है, तो यह आपका कथन सही है। चूहा मारने के विष में जिंक सल्फाइड के रूप में फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है, तो यह आपका जो है स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है दोस्तों। होम सिग्नल्स बनाने में सोडियम फास्फाइड का उपयोग किया जाता है, तो ये भी आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। तो आपको जान लीजिए कि जिंक फॉस्फाइड का उपयोग जो है चूहा के विष के रूप में होता है। ठीक है, फास्फोरस का नहीं, जिंक फॉस्फाइड का उपयोग, सल्फाइड नहीं, जिंक फॉस्फाइड नहीं, जिंक सल्फाइड। तो ना ही आपका दूसरा सही है, ना ही तीसरा सही है। यहाँ देखिए जिंक सल्फाइड दिया हुआ है, यहाँ फॉस्फाइड इसका राइट आंसर होगा। तो पहला जो है आपका करेक्ट आंसर है, लाल फास्फोरस का उपयोग जो है दिया सलाई, आतिशबाजी और विस्फोटक बनाने में किया जाता है, तो सी इसका राइट आंसर होगा केवल एक। 69 के प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली रबड़ में सल्फर मिलाने की प्रक्रिया कहलाती है, तो वल्कनीकरण कहलाती है। क्या प्रक्रिया कहलाती है, वल्कनीकरण, यानी ऑप्शन नंबर सी 69 का करेक्ट आंसर होगा। 70 नंबर का देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पीतल, तो पीतल का जो होगा वो Cu+Zn। टाका क्या हो जाएगा, वो आपका Sn+Pb। कांसा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका Cu+Sn। और जर्मन सिल्वर जो हो जाएगा आपका Cu+Zn+Ni, यानी कि इसका सही मिलान जो है ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2 है। सो ऑप्शन नंबर बी 70 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71 है कि सांद्रित अयस्क को उच्च ताप पर गर्म करने की क्रिया कहलाती है, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, वो निस्तापन कहलाती है। निस्तापन यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। 72 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं। तो पहला है कि हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का उपयोग जो गोताखोरों द्वारा शोषण के लिए किया जाता है, तो ये आपका कथन सही है। नियॉन गैस विसर्जन लैंपों, ट्यूबों और प्रतिरोध बल्बों में भरी जाती है, ये भी सही है। आर्गन वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, अक्रिय गैस है, ये भी आपका सही है। रेडॉन जो है रेडियो सक्रिय तत्व होता है, ये भी कथन सही है। तो उपयुक्त में से चारों कथन सही है, सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ड्राई आइस है, तो ड्राई आइस क्या होता है, वो होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है ड्राई आइस होता है, सूखा बर्फ होता है। सो 73 का भी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 74 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से जो है अम्लीय वर्षा के कारक हैं। तो अम्लीय वर्षा के कारण कौन कौन से, वो है आपका सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ना कि हाइड्रोजन ऑक्साइड है। तो 1 और 3 जो है अम्लीय वर्षा के कारण है, सी इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर होगा 74 का। 75 किसी नाभिक का परमाणु संख्या क्या होता है। किसी नाभिक का जो है परमाणु संख्या वो क्या होता है, वो होता है आपका न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर जो होता है वो जो है प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। इस प्रकार जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या यानी उपयुक्त में से एक से अधिक जो है वो नाभिक का परमाणु संख्या होता है। 76 है कि पुरातत्वीय खोजों के काल निर्धारण में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो प्रयोग किया जाता है आपका 6C14 का जो है प्रयोग किया जाता है। ये जो है 6C14 जो है इसका प्रयोग जो है काल निर्धारण में किया जाता है, पुरातत्वीय खोजों के काल निर्धारण में। ठीक है, कार्बन डेटिंग का जो प्रयोग, रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग होता है, उसमें जो कार्बन 40 एक रेडियोधर्मी समस्थानिक है और इसका कार्बन 14 का जो है उपयोग होता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है आपका। प्रोड्यूसर गैस जो है N2+CO है आपका
कोल गैस क्या कौन सा है? कोल गैस आपका H2+CO+CH4 है। भाप अंगार गैस जो है आपका H2+CO। एलपीजी है प्रोपेन प्लस ब्यूटेन प्लस आइसोब्यूटेन, यानी कि A का 3, B का 4, C का 2 और D का 1। 77 नंबर का कोट नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 78 नंबर है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ढलवा लोहा बहुत अधिक कठोर तथा भंगुर होता है, तो ये आपका कथन जो है वो आपका सही है। दूसरा है कि पिटवा लोहा आघात वर्धनीय, तन्य एवं रेशेदार, जो जल द्वारा समन करने पर निर्म होता है, ये भी कथन सही है। लोहा एवं 0.1 से 1.5% कार्बन के मिश्र धातु इस्पात कहलाती है, ये भी आपका कथन सही है। तो ऑल जो है राइट आंसर हो जाएगा 78 नंबर का सी। 79 जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देते हैं वे कहलाते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं दोस्तों? वे कहलाते हैं उत्प्रेरक और संदमक। क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक और संदमक दोनों कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी 79 का करेक्ट आंसर है। 80 एक निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत कथनों का चुनाव कीजिए। एल्केन का समान सूत्र जो है आपका CnH2n+2 है, तो ये आपका सही है। एल्काइन का है CnH2n-2, ये भी आपका सही है। एल्कीन का जो है CnH2n है, तो ये भी सही है। तो असत कथन इनमें से कोई नहीं है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 80 नंबर के प्रश्न का। 81 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। कैसे कार्बन यौगिक क्या कहलाते हैं जिनके अणुसूत्र यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो समान होते हैं परंतु भौतिक तथा रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं दोस्तों समावयी यानी कि आइसोमर्स कहलाते हैं। सो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। मानव द्वारा संश्लिष्ट किया गया पहला रेशा था, तो वो पहला रेशा का नाम है नायलॉन, जो मानव के द्वारा संश्लिष्ट किया गया था। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल को किसके साथ मिलेंगे? लैक्टिक अम्ल जो है वो आपका दही हो गया, और उसके बाद एसिटिक अम्ल वो क्या हो जाएगा दोस्तों? एसिटिक अम्ल सिरका, सिट्रिक अम्ल आपका जो हो जाएगा वो आपका नींबू, और एस्कॉर्बिक अम्ल जो है आपका आंवला। यानी कि आपका जो सही मिलान है A का 3, B का 4, C का 1 और D का 2। सो ऑप्शन नंबर सी 83 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। 84 के निम्न में कौन रासायनिक अभिक्रिया के दौरान प्रोटॉन अथवा हाइड्रोजन आयन H+ का त्याग करता है तथा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है? तो वो करता है आपका अम्ल। कौन करता है? अम्ल करता है, यानी कि एसिड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा pH पैमाना सर्वाधिक क्षारीयता को प्रदर्शित करता है? तो वो करता है आपका 14 जो है सर्वाधिक क्षारीयता को प्रदर्शित करता है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14। 85 के बाद 86 निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो बर्फ का पिघलना जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। बाकी कोयले का जलना, लोहे में जंग लगना, प्रकाश संश्लेषण, ये सभी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। CH3COOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है? तो इसे कौन सा अम्ल कहते हैं? इसे हम लोग एसिटिक अम्ल कहते हैं, CH3COOH को। सो बी ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर होगा 87 का। 88 नंबर देखिए कि ग्लूकोज का सूत्र क्या है? तो ग्लूकोज का सूत्र है दोस्तों C6H12O6 है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 88 नंबर के प्रश्न का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चुनना है। अपमार्जक एल्कीन प्रकार के हाइड्रोकार्बन्स के सल्फोनिक अम्लों में सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होते हैं, तो ये आपका कथन जो है वो आपका सही है। कठोर साबुन जो है वसीय अम्लों के पोटेशियम लवणों से निर्मित होते हैं, तो ये आपका कथन जो है गलत है। और देखिए मृदु साबुन वसीय अम्लों के सोडियम लवणों से निर्मित होते हैं, ये भी आपका कथन गलत है दोस्तों। तो आपका केवल एक कथन सही है, सो ऑप्शन नंबर ए 89 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपमार्जक की साबुन जो है सहित साबुन यानी कि सोपलेस साबुन भी कहा जाता है, क्योंकि वे साबुन से भिन्न होते हैं और परंतु साबुन के समान ही सफाई के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अपमार्जकों का निर्माण जो है वसा, तेल अथवा पेट्रोलियम से प्राप्त हाइड्रोकार्बन से होता है। अपमार्जक एल्कीन प्रकार के हाइड्रोकार्बन के सल्फोनिक अम्ल के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं, और कठोर साबुन का जो है वसीय अम्लों के सोडियम लवणों से निर्मित कठोर साबुन कहलाते हैं। हार्ड सोप जो है वसीय अम्लों के सोडियम लवण यानी कि सोडियम साल्ट से निर्मित कठोर साबुन कहलाते हैं, और मृदु साबुन यानी कि सॉफ्ट सोप जो है वसीय अम्लों के पोटेशियम लवणों से निर्मित जो है साबुन मृदु साबुन कहलाते हैं। इस प्रकार से दोनों कथन गलत है, पहला सही है, तो केवल एक यानी 89 का ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 89 के बाद 90 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। नवासी के बाद 90 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आंतरिक दहन इंजन के सिलेंडर में जब ईंधन का अंतिम भाग उपयोग होता है तो यह समय से पूर्व स्व प्रज्वलित होकर एक विशेष ध्वनि के साथ विस्फोट करता है, तो इसे ईंधन का उत्तम दहन माना जाता है। तो ये जो है आपका कथन जो है आपका सही है। नेक्स्ट है आपका कि किसी ईंधन के अपस्फोटनरोधी गुणों का मूल्यांकन उसकी ऑक्टेन संख्या के आधार पर किया जाता है, तो ये जो है आपका गलत है दोस्तों। अपस्फोटन यानी कि नॉकिंग इसे हम लोग इसे कहते हैं। अपस्फोटनरोधी गुणों का मूल्यांकन उसके ऑक्टेन संख्या के आधार पर नहीं किया जाता है, तो केवल एक जो है सही नहीं कौन सा है दोस्तों? ये आपका जो है ये सही नहीं है, तो केवल एक
ऑक्टेन संख्या के आधार पर किया जाता है, ये आपका कथन सही है, लेकिन पहला स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। तो ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा केवल ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो गलत को पूछ रहा था तो गलत जो है ये आपका ऑप्शन नंबर 1 है और ऑप्शन 2 है वो सही है। फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? अग्निशामक के रूप में। तो अग्निशामक के रूप में जो है किसका प्रयोग करते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड का, कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। मोम क्या है? तो मोम जो है एक लंबी एल्कीन श्रृंखला से युक्त कार्बनिक पदार्थ है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है 93 नंबर का, वो बताना है। तो इसमें है कि विलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार जो है 10⁻³ सेंटीमीटर से 10⁻⁴ सेंटीमीटर या इससे अधिक होता है, ये आपका कथन सही है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। थोरियम, थोरियम के साथ किसका जो है सही मिलान है? थोरियम जो है किसका अयस्क है? ये आपका जो है मोनोजाइट का अयस्क है। नेक्स्ट है आपका एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का जो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा बॉक्साइट। यूरेनियम का क्या हो जाएगा वो हो जाएगा पिच ब्लेड। आयरन आपका हेमेटाइट। ये सभी धातु और अयस्क से दिया हुआ था, तो सही मिलान जो है ऑप्शन नंबर बी है आपका 94 नंबर के प्रश्न का। 95 के सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो सिंदूर का रासायनिक नाम है दोस्तों मर्क्यूरिक सल्फाइड, मर्क्यूरिक सल्फाइड, यानी ऑप्शन नंबर सी 95 का करेक्ट आंसर होगा। 96 नंबर का प्रश्न देखिए कि यूरेनियम से कितने अल्फा कण निकालकर थोरियम से में परिवर्तित हो जाते हैं? तो हो जाते हैं दोस्तों कितने अल्फा कण? 1 अल्फा कण निकाल के। ठीक है, कितने अल्फा कण निकलकर? 1 अल्फा कण निकलकर जो है थोरियम में परिवर्तित होते हैं यूरेनियम से। नेक्स्ट है उसका 96 के बाद 97 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो सही युग्म है वो आपका एल्काइन। एल्काइन जो है C ट्रिपल बॉन्ड C जो है आपका सही युग्म है। 98 नंबर का प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हाइड्रोजन नहीं है? तो हाइड्रोजन नहीं है, वो है आपका सल्फर जो है हाइड्रोजन नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सत्य हैं? तो सत्य कथन को बताना है। अल्पबाहु सिद्धांत के अनुसार उपकक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के प्रवेश का ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर वाली कक्षाओं की ओर होता है, तो यह स्टेटमेंट फॉल्स है। पाउली का अपवर्जन नियम के अनुसार एक दिए गए परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए 4 क्वांटम संख्या का मान समान होता है, यह भी स्टेटमेंट फॉल्स है। 3 में से कोई नहीं जो है कथन सत्य है 99 नंबर के प्रश्न का। ठीक है, 100वां नंबर का प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सही है? सेट नंबर 8 का। तो कौन सही है? गलन जो है आपका किसी पदार्थ का गैस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, तो ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। हिमीकरण जो है गैस अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है, ये भी आपका फॉल्स है। संघनन जो है गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, ये आपका जो है कथन सही है। 100 इसका 100 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर होगा। 101 है कि नेपाल से सीमा बनाने वाले जिलों में निम्न में से कौन सा समूह जो है शामिल नहीं है? तो कौन सा समूह जो है शामिल नहीं है? तो नेपाल से जो सीमा बनाते हैं वो किशनगंज तो बनाते हैं, लेकिन जो है शिवहर और सीतामढ़ी नहीं बनाते हैं। तो ठीक है, तो इसका जो है आपका नेपाल से जो बिहार के कितने ज़िले साझा करते हैं पहले ये देख लीजिए। तो 7 ज़िले साझा करते हैं, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, लेकिन शिवहर नहीं है इसमें। तो ये जो है आपका समूह जो है शामिल नहीं है। सो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा 101 नंबर के प्रश्न का। 102 है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का पहचान कीजिए। उत्तर प्रदेश से बिहार की 8 जिला लगती है। ठीक है, तो ये आपका कथन सही है। कैमूर जिले की सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों से लगती है। तो जी नहीं दोस्तों, रोहतास का जो है जिला वो है उसका सीमा जो है उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों से लगता है। तो यह स्टेटमेंट फॉल्स है, पहला सही है, तो केवल एक जो है राइट आंसर होगा 102 का। 103 है कि कौन सा जिला झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है? तो झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों से जो है वो कटिहार राज्य है। कटिहार राज्य की सीमा जो है झारखंड से भी मिलती है और पश्चिम बंगाल से भी मिलती है, तो कटिहार ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बिहार में सबसे ज़्यादा जिलों से सीमा साझा करने वाला जिला कौन सा है? बिहार में सबसे ज़्यादा जिलों से जिला साझा करने वाला जिला का नाम है पटना। पटना जो है 9 जिला सीमा साझा करती है। ठीक है, इस प्रकार से पटना ऑप्शन नंबर सी 104 का। 105 नंबर का प्रश्न देखिए कौन सा है कि निम्न में से कौन सी नदी झारखंड और बिहार की सीमा बनाती है? झारखंड और बिहार की सीमा जो है वो सोन नदी बनाती है। और कौन सी नदी बनाती है दोस्तों? कोयल नदी बनाती है, उत्तरी कोयल नदी। तो 1 और 2 दोनों हो जाएगा, 1 से अधिक ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। बिहार तथा उत्तर प्रदेश की सीमा कितनी नदियों द्वारा बनाया जाता है? तो वो जो है गंडक, घाघरा, गंगा और कर्मनासा 4 नदी के द्वारा बनाया जाता है। तो 4 यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पहला आपका गंडक हो जाएगा, दूसरा आपका घाघरा हो जाएगा, तीसरा आपका गंगा हो जाएगा और चौथा जो है आपका कर्मनासा नदी हो जाएगा। ये चारों के द्वारा जो है
उत्तर प्रदेश तथा बिहार जो है सीमा बनाती है। बिहार का सबसे दक्षिणतम जिला कौन सा है? तो बिहार का सबसे दक्षिणतम जिला जो है वो गया जी है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का पहचान कीजिए। तो असत्य कथन, बिहार के 4 जिले ऐसे हैं जिसकी सीमा 2 राज्यों से मिलती है। तो बिहार के जो है 2 जिलों की सीमा जो है वो केवल 2 जिलों की सीमा जो है दो राज्यों से मिलती है। एक पहला रोहतास हो गया और दूसरा कटिहार हो गया। तो आपका 4 नहीं 2 होगा। तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स है। तो पहला स्टेटमेंट जो फॉल्स है यानी केवल एक जो है राइट आंसर हो जाएगा। 108 नंबर का ए। 109 नंबर है कि निम्न में बिहार का कौन सा जिला पूर्व पश्चिम गलियारा के हिस्सा नहीं है? तो पूर्व पश्चिम गलियारा का हिस्सा वो जिला मधेपुरा नहीं है। बाकी पूर्वी चंपारण, पूर्णिया और गोपालगंज हिस्सा है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका 109 का करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असत्य कथन देखिए, बिहार के 8 जिले झारखंड से सीमा साझा करते हैं। तो ये आपका सही कथन है, 8 जिले सीमा साझा करते हैं। केवल 3 जिले पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करते हैं। तो ये भी 3 जिले सीमा साझा करते हैं। पश्चिम बंगाल से कौन कौन है? कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। तो असत्य कथन ना ही 1 है ना ही 2 है। सो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुफरी चिप्सोना वन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह जो है आलू की वह किस्म का है जिसका उपयोग जो है चिप्स और फ्रेंच फ्राई बनाने में होता है। खुपरी चिप्सोना वन, ठीक है, ये आलू का एक किस्म है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चुनिए। तो शारदा सिन्हा का जन्म सुपौल जिले के हुलास गांव में हुआ था। तो ये आपका कथन सही है शारदा सिन्हा के बारे में। दूसरा है कि उन्हें पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1991 में मिला। ये भी कथन सही है। और उन्होंने शास्त्रीय संगीत का प्रशिक्षण जो है पंडित भीमसेन जोशी से लिया था। तो ये जो है इनके बारे में यह कथन जो है गलत है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका जो है केवल 1 और 2 सही हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर आपका जो है सी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, 1 और 2। 112 के बाद 113 नंबर का प्रश्न देखिए कि हाल ही में बिहार खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त हुए शिशिर सिन्हा यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। बिहार का नया पर्यटक सूचना केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ खोला जा रहा है? तो वो वाराणसी में खोला जा रहा है। बिहार का पहला पर्यटक सूचना केंद्र जल्द ही वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर चौक स्थित एम्पेरियन भवन में खुलेगा। सो आपका वाराणसी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण किस वर्ष और कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये आयोजित हुआ था 2023 में और दिल्ली में हुआ था पहला संस्करण। तो ऑप्शन नंबर बी 115 का राइट आंसर होगा। 116 है कि नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट इंडेक्स 2024 में बिहार की अखिल भारतीय रैंकिंग क्या है? तो इसका जो है 22वीं है। क्या है? एक्सपोर्ट इंडेक्स में बिहार का 22वां रैंक है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो बाल फिल्म महोत्सव 2024 का आयोजन पहली बार राजगीर में किया गया। तो ये आपका कथन जो है गलत है, लखीसराय में किया गया था। इस महोत्सव की थीम निपुण भारत और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है। तो ये आपका कथन सही है। तो केवल 2 कथन सही है। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। भारत का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित मोहाली में किया गया है। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। भारत में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला का संबंध किस देश से है? तो लवी मेला का संबंध जो है वो तिब्बत से है। किससे है? तिब्बत देश से। सो ऑप्शन नंबर ए इसका 119 का राइट आंसर होगा। 120 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। तो सही कथन कौन सा है कि बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में 2021 से मनाया जा रहा है। ये आपका कथन सही है। दूसरा है कि 2024 में जनजातीय गौरव दिवस का मुख्य आयोजन बिहार के जमुई जिले के बलोलपुर गांव में हुआ था। ये भी आपका कथन सही है। और इसी समारोह में पीएम ने बिरसा मुंडा के नाम पर 100 रुपये का चांदी का सिक्का और एक डाक टिकट जारी किया है। तो ये आपका कथन जो है वो आपका गलत है दोस्तों, ठीक है। और पीएम मोदी ने जो है इस पर 150 रुपये का एक नोट और चांदी का सिक्का और एक डाक टिकट जारी किया है। 150 रुपये का चांदी का सिक्का, ठीक है। तो ये आपका तीसरा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो केवल जो है 1 और 2 सही है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 120 नंबर के प्रश्न का। 121 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है। डीएसआईबी का अर्थ है डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंस बैंकिंग। ये आपका कथन सही है। डीएसआईबी बैंकों की विफलता का व्यापक आर्थिक प्रभाव हो सकता है। ये भी कथन सही है। और डीएसआईबी घोषित बैंकों को आंतरिक पूंजी और विनियामक दायित्वों से छूट दी जाती है। तो ये जो है आपका स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है दोस्तों, यानी कि केवल 1 और 2 सही हैं। सो ऑप्शन नंबर ए 121 का करेक्ट आंसर होगा। 122 है कि नो योर मेडिसिन के YMF किस मंत्रालय की पहल है? तो ये खेल एवं युवा मंत्रालय की पहल है। तो खेल एवं युवा मंत्रालय राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दिल्ली मेट्रो द्वारा शुरू की गई सेवाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला है कि
श्रेयड सेवा केवल महिलाओं के लिए और महिला चालकों द्वारा संचालित की जाएगी, ये भी सही है। RYDR सेवा सभी मेट्रो यात्रियों के लिए उपलब्ध है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, ये भी आपका कथन सही है। तो दोनों कथन सही है। सो ऑप्शन नंबर सी 123 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली मेट्रो से रिलेटेड। 124 नंबर का प्रश्न का आपको जो है चयन करना है कौन सा सही है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक स्वदेशी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, यह आपका कथन सही है। ये 2000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक पेलोड ले जाने की हेतु डिजाइन किया गया, तो ये आपका जो है कथन वो गलत है दोस्तों। ठीक है, यह 1500 किलोमीटर से अधिक दूरी तक, 2000 नहीं 15 किलोमीटर से अधिक दूरी तक जो है पेलोड ले जाने हेतु डिजाइन किया गया। यह क्रूज एवं बैलिस्टिक दोनों मिसाइल के फीचर से लैस है, यह भी आपका कथन सही है। तो 1 और 3 इसका सही कथन होगा। ऑप्शन नंबर सी 124 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है। 125 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि भारत में मशरूम से पनीर बनाने की तकनीक को पेटेंट कराने वाला पहला संस्थान कौन है, तो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, जो कि पूसा का है। यह जो है मशरूम से पनीर बनाने की तकनीकों को पेटेंट करने वाला पहला संस्थान। प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, तो इसका नाम है वेब्स। प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म का नाम है वेब्स। 126 के बाद 127 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए कि सिलोफर पंचामृत कलश महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले की पारंपरिक धातु शिल्प कला का उदाहरण है, आपका कथन सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति को उपहार में दिया, ये आपका कथन जो है आपका फॉल्स है दोस्तों। नरेंद्र मोदी ने नाइजीरिया के राष्ट्रपति को जो है यह उपहार में दिया था, दक्षिण अफ्रीका नहीं नाइजीरिया। तो पहला सही है और दूसरा गलत है, तो सही केवल एक ऑप्शन नंबर 127 का राइट आंसर है। 128 के भारत का पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो वह है जमशेदपुर में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप BSG की रिपोर्ट के अनुसार लिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही हो वो आपको बताना है। तो भारत विश्व भर में AI विशेषज्ञों की संख्या के मामले में दूसरे स्थान पर है, तो ये आपका कथन सही है। शोध प्रकाशनों की संख्या के आधार पर भारत चौथे स्थान पर है, ये आपका स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है दोस्तों। भारत कैमें स्थान पर वो आपको बताना है दोस्तों, दूसरे स्थान पर कैमें दूसरे स्थान पर, ठीक है। इस प्रकार से आपका जो है स्टेटमेंट जो है पहला आपका सही है, दूसरा फॉल्स है, तो केवल एक कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 129 नंबर के प्रश्न का। 129 नंबर के बाद 130 नंबर का प्रश्न है कि भारत का पहला डाक सर्किल कौन सा बना जिससे में वेद और उपनिषदों पर विशेष आवरण जारी किया है। भारत का पहला ऐसा डाक सर्किल कौन सा बना, तो उस डाक सर्किल का नाम बताना है, वो है बिहार सर्किल, ठीक है। बिहार सर्किल बना जिसने वेद और उपनिषदों पर विशेष आवरण जारी किया है। 131 नंबर का प्रश्न है कि सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट ऑन्स टू नो किस भाषा की लघु फिल्म है जिसे हाल ही में ऑस्कर के लिए नामित किया गया है, तो यह कन्नड़ भाषा की फिल्म है। ऑप्शन नंबर बी 131 का राइट आंसर होगा। 132 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अब कोई बहाना नहीं अभियान जो है वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक साझेदारी है, यह आपका कथन सही है। यह अभियान विश्व बैंक के समर्थन से चलाया जा रहा है, तो जी नहीं दोस्तों, यह अभियान जो है वो किसके समर्थन से चलाया जा रहा है ये आपको बताना है, कमेंट में आंसर दीजिए। संयुक्त राष्ट्र महिला के समर्थन से, किसके? संयुक्त राष्ट्र महिला के समर्थन से। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, तो केवल एक कथन सही है। ऑप्शन नंबर 132 का करेक्ट आंसर होगा। 133 हाल ही में ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी की पहली अश्वेत महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो वो बनी है केमी वेडेनाथ। तो केमी वेडेनाथ यानी ऑप्शन नंबर सी 133 का राइट आंसर होगा। 133 के बाद 134 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। हाल ही में इंडोनेशिया की किन दो ज्वालामुखियों में विस्फोट हुआ है, तो किन दो ज्वालामुखियों में विस्फोट हुआ वो आपको बताना है। उसका नाम है आपका माउंट मेरापी और माउंट लियोतोबी लाकी, ठीक है। इनमें जो है ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। सो आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 134 नंबर के प्रश्न का, ठीक है। 135 है कि बिहारी योद्धा पुरस्कार का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो बिहारी योद्धा पुरस्कार का प्रमुख उद्देश्य अवैध खनन की सूचना देने वालों को सम्मानित करना। दुनिया के सबसे कम उम्र के फेडरेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं, तो वो बने हैं दोस्तों अनित सरकार यानी ऑप्शन नंबर सी इसका 136 का राइट आंसर है। 137 से हाल ही में विवेक देवराय का निधन हो गया, उनके संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विवेक देवराय जो हैं वो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष थे, ये आपका सही है। 2015 से 19 तक नीति आयोग के सदस्य भी रह चुके थे, ये भी कथन सही है। तो दोनों कथन सही है। 137 नंबर का सी इसका करेक्ट आंसर है। 138 है कि मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता है, तो इसका खिताब किसने जीता है, वो जीता है विक्टोरिया केजेर थेलविक ने। किसने? विक्टोरिया केजेर थेलविक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर 138 का। 139 है कि वर्ष 2024 का बुकर पुरस्कार किस लेखिका को प्रदान किया गया है, तो बुकर पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है दोस्तों
किसको, माया हार्वे को, किसको जो है समांथा हार्वे, सो समांथा हार्वे यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसे जो है 2024 का बुकर पुरस्कार सम्मानित किया गया है, समांथा हार्वे। 140 नंबर का प्रश्न है कि द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है। तो गुयाना देश का जो है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, जो कि पीएम मोदी को प्रदान किया गया है, वो उस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। सो ऑप्शन नंबर बी गुयाना राइट आंसर होगा। 141 नंबर है कि एक पंक्ति में कुल 111 विद्यार्थी और राम का बाएं से 56वां है और राम का दाएं से स्थान ज्ञात कीजिए। बाएं से दिया हुआ है तो दाएं से ज्ञात करना है। तो आपको जो है मैथ के प्रश्न 141 से लेकर 150 प्रश्नों तक खुद से सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद अगर आपको जो है आंसर मिलान करना होगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आपको क्वेश्चन के साथ आपका जो है आंसर का पीडीएफ भी अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो सेट नंबर 8 आपका समाप्त हुआ दोस्तों। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेट नंबर 9 के साथ मिलेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स दोस्तों।